चलिए अगला शांति। हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे, ठीक है। ये सारी बातें पहले पढ़ लिए थे, दोबारा पढ़ाने का यही मतलब है कि वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण में चीजें शुरू होती है भाषा। भाषा मतलब हम जो कुछ बोल रहे हैं वो भाषा ही है। भाषा के 3 रूप है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। भाई जो मुख से बोल रहे हैं ये है मौखिक भाषा। लिखित भाषा, ये जो लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं ये है लिखित भाषा। और एक होता है सांकेतिक भाषा, जिसे हम इशारों में बात करते हैं या कोई चित्र वगैरह बना के बात करते हैं, है ना। ये होता है सांकेतिक भाषा। जैसे व्हाट्सएप पर मान लिया जाए बात कर रहे हैं, हंसी आ गया, इधर से हम हंस रहे हैं तो अगला आदमी देखेगा थोड़ा ना हमको, इसलिए संकेत बनाते हैं ऐसे वाला कि भाई देखो हम तुम्हारी बात पे हंस रहे हैं, इधर से भेज देते हैं तो वो समझ जाता है कि अगला आदमी हमारी बात से हंस रहा है। ये सांकेतिक भाषा है। अब इन सब में सबसे प्रारंभिक भाषा होती है या भाषा की सबसे प्रारंभिक चरण होता है मौखिक, ठीक है। व्यक्ति पहले अपनी भावनाओं को बोलता है, ठीक है, तो मौखिक भाषा। लिखित भाषा क्या हो गया, अस्थाई, जो लिखा गया अब वो भाषा लिखित हो गया, मतलब वहाँ पे अस्थाई हो गया, जैसे हिंदी अब अस्थाई हो गया, ठीक है। सांकेतिक भाषा सबसे कठिन भाषाओं में से एक माना जाता है, कठिन है थोड़ा। तुम लोग क्या लगता है ना कि ऐसे कर दिया तो पानी मांग लिए, और कुछ ऐसे कर दिया तो खाने का आ गया, और का और इससे आगे जानता है कुछ नहीं तो थोड़ा सांकेतिक भाषा हार्ड है। विश्व में लगभग 193 देश है तो ज़्यादा ही, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश लगभग शामिल है। और अगर हिंदी भाषा की बात करी जाए तो पूरे विश्व में है थर्ड स्थान पे बोली जाने वाली भाषा, ठीक है। तो सोचो हिंदी भी सीखना भाई एक गौरव की बात है। भाषा 2 ही प्रकार है यहाँ लिखे हैं, लौकिक और साहित्यिक। लौकिक भाषा जो बदलता है समय के साथ, ठीक है। जैसे हम लोग तरफ जो क्षेत्र में बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा, वो एक प्रकार की लौकिक भाषा है, ठीक है। मतलब नानी घर जाओ कभी घूमने तो वहाँ कुछ और भाषा चल रहा है, हम लोग तरफ कुछ और है, ठीक है। जैसे गया तरफ चल जाओ तो वहाँ करके बोलेगा, अरे अंतिम में वहाँ लगाएगा। हम लोग हवा हवा करके बात करता है, हम लोग तरफ भी पवन नारंद्र कहेगा पवन वहाँ लगाएगा, ठीक है। संतोष से संतोष वाह होता है ना। तो ये होता है लौकिक भाषा की खूबसूरती जो समय के साथ बदलते रहती है। साहित्यिक भाषा नहीं बदलती, जिससे किताब की रचना हुई है, साहित्य की रचना हुई है, मतलब जो तुम्हारी किताब में भाषा लिखा हुआ वो है साहित्यिक भाषा। लेकिन बड़ी बड़ी नॉवेल उपन्यास वगैरह जो लिखा जाता है, कभी कभी बड़ी बड़ी कहानियाँ, उन सब में भी लौकिक भाषा देखने को मिलता है। इस क्लास 9 की किताब में आपने पढ़ा था, ठीक है। घरेलू या ग्रामीण भाषा का प्रयोग था किस में, सूखी नदी का पुल में और लाल पानी की बेगम में, इन सब में तो खूब लौकिक भाषा का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला बात करते हैं व्याकरण पे। व्याकरण को अगर अलग अलग शब्दों में तोड़ा जाए तो व्याकरण शब्द जो पहले उपसर्ग होता है, तो व्याकरण में 2 उपसर्ग है, एक वी और एक आ, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखना। वी मतलब होता है विशिष्टता, मतलब एकदम सही से, ठीक है। विशिष्टता मतलब एकदम शुद्ध तरीका से। पूर्णता मतलब आधा अधूरा नहीं बल्कि पूरा। तो जिस शास्त्र को पढ़ने से या जिस पुस्तक से पढ़ने से हमें विशिष्टता और पूर्णता की ज्ञान हो जाए उसके बारे में, तो वह है क्या, व्याकरण। आप लोग रटे होंगे ऐसे शुद्ध लिखना बोलना पढ़ना, जो शास्त्र में सिखाती है वो है व्याकरण, ठीक है। आगे बात करते हैं। व्याकरण 3 वर्ण विचार, शब्द विचार और आप यही तीनों पढ़ेंगे, ठीक है। वर्ण विचार में हम सबसे पहले जानेंगे भाषा के बारे में। भाषा की छोटी इकाई क्या होती है, तो हमने पहले लिखा हुआ मौखिक। तो मौखिक में मुख से पहले क्या निकलता है, ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी अगर मौखिक इकाई पूछे तो आप आंसर देंगे लिखित। लिखना कहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की अगर बात करें तो आप आंसर देंगे, या नॉर्मल ऐसे भी पूछने की भाषा की सबसे छोटी इकाई तो भी आप आंसर क्या देंगे। अगला अर्थ क्या था, और अर्थ किसका निकलता है, शब्दों के अर्थ निकलता, इसलिए अर्थ के अलावा भी भाषा सबसे छोटी इकाई हो जाएगा।
भाव, भाई शब्द में भाव नहीं हो सकता, वाक्य में भाव है, ठीक है। इसलिए भाव के आधार में भाषा को सूचित की जाएगी। वाली बात समझ में आई? ठीक है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये बचपन से पढ़ते हैं। हिंदी में वर्णमाला है, वर्णमाला में कुल वर्ण है 52, ठीक। लेकिन अब हो गया है ये वाला जो शब्द जुड़ा है इसकी वजह से हो गया 53। लेकिन कहीं भी आपसे पूछा जाए कितने वर्ण होते हैं तो आप आंसर 52 ही दें, ठीक है। लेकिन ज्यादा होनहार व्यक्ति से पाला पड़ जाए तो आंसर आप 53 में कर दीजिएगा, बाद में समझा देंगे कि अरे भैया वो गलती से लिखवा दीजिए। वर्ण दुई प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों की संख्या 11 और व्यंजन वर्णों की संख्या 33, ठीक है। अब हम स्वर वर्ण की संख्या 11 लिखे, लेकिन इसका परिभाषा नहीं लिखे हैं, बचपन से तो रटते आ रहा है तुम लोग। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक होता है उसे स्वर वर्ण। तो स्वर वर्णों की संख्या है 11, जो कि आप देख पा रहे हैं। अ बड़ी, ठीक है। उसके बाद ए और अन और अ नहीं है, ठीक है। वो आयोग गवाह में। अगला है मूल स्वर। मूल स्वर है 4, अ, छोटी वाली ई, छोटा वाला ऊ और री, ठीक। दीर्घ स्वर में आ आता है, ई आता है और ऊ। क्यों दीर्घ में? क्योंकि आ जो बनेगा ने वो आ और आ से ही बनेगा। बड़ी वाला ई जो है वह ई और ई से ही बनेगा। ये जो बड़ा वाला ऊ है यानी दीर्घ ऊ, ये है ऊ और ऊ से ही बनेगा, इसलिए इस सब को बोला गया दीर्घ स्वर, ठीक है। अपने से छोटे स्वर के मिलने से ही बना है, ठीक है। संयुक्त स्वर मतलब इसमें दो स्वरों का मेल है, ठीक है। जैसे ए, ऐ, ओ और अ, तो यहाँ पर नहीं पड़ेगा भैया, ठीक है। तो ए जो बना हूँ अ और ई के मिल से इसमें कितने स्वर? 2। यहाँ पर भी ए आएगा रे, तो अ और ए से बना होगा, ठीक। उसी प्रकार को अ और उ से यहाँ भी 2 स्वर है, अ से ओ और आ से, तो ये कहलाते हैं संयुक्त स्वर, ठीक है। कोई दिक्कत? अगला है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्णों की संख्या है 33। यहाँ पे परिभाषा हम लिखे हैं, स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारण होने वाले वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। पूरा का पूरा क वर्ग मतलब क से लेके अड़ा तक। अच्छा, इसको क, ख, ग, घ, अड़ा अंगा, ये अंगा पढ़ते हैं, कीड़ा अंगा, क्या पढ़ेंगे? अंगा। अच्छा, और यही चीज ऐसे आ जाता है। आप बताओ इसको की पढ़े? अंगा जब बीच में आ जाए तो वो फिर अंगा नहीं रहता है, तो वो अड़ा में बदल जाता है, ये हो गया सड़ा। तो देखना दोनों अच्छा सीखे हैं, यहाँ बिंदिया दिए हैं यहाँ और यहाँ बिंदिया दिए हैं, पता नहीं कि ध्यान से, ठीक है। तो कहेगा जब भी बीच में आएगा तब बिंदिया नीचे आ जाएगा ना बबुआ, जैसे गंगा लिखते हैं, ये तो ठीक है गंगा, एक इसी प्रकार गंगा और भी तो लिखा रहेगा ऐसे, तब ये बिंदिया आ जाएगा यहाँ, क्योंकि हम अंगा वाला प्रयोग किए इसलिए गंगा है, ठीक है। क्योंकि काका गंगा अंगा वाला जो प्रयोग किए हैं वो यहाँ पे आया है। तो ऐसा ना कि यहाँ बिंदी डाले तो यहाँ भी बिंदी नीचे डाल देंगे, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये पूरी तरीका से ड़ है, ठीक है। ये वाला अंगा है और इसको तो आप समझिए, समझ में आई बात? कोई दिक्कत? तो इस तीनों में कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार च वर्ग है, च से लेके यहाँ तक, ट वर्ग ट से लेके न तक, त वर्ग त से लेके प वर्ग म तक। तो बताओ हम लिखे हैं व्यंजन वर्ण कितने? 33। तो अभी हमने लिखा क वर्ग की टोटल इस सब को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, और इसकी संख्या कितना आ गया टोटल 25। अगर आप इसको गिनेंगे तो कितना आएगा? 25। तो ये वाला भी चीज आप लोग लिखेंगे, अगर आप लोग लिखे हुए हैं तो नहीं लिखे, लेकिन ये वाला लिखना चाहिए। तो स्पर्श व्यंजन आगे कितने?
25। अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन है कितने? 4, य, ल और व। इस बार मैट्रिक एग्जाम में पूछा था निम्नलिखित में कौन अंतस्थ व्यंजन है? ऑप्शन में ल था। ठीक है, ये हो गया अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन को एक बात और बोला जाता है, आधा स्वर और आधा व्यंजन। मतलब ये वो व्यंजन है जो स्वर भी है। ठीक है। अगला संघर्षी या इसी बोलते हैं उष्म व्यंजन। ये बोलने पर मुंह से भारी मात्रा में भाप या उष्मा निकलती है, जैसे तालव्य मूर्धन्य डंटी और हा। उसी प्रकार संयुक्त व्यंजन 4 है, छ, त्र, य, श। त्र बना छ है ना रे, छ बना है क और स से। तरीका देख रहा ना लिखने वाला। ठीक है। उसके बाद त्र, त और र से, य, ज और य से, स्र, स और र से। अब चूंकि दो व्यंजनों का मेल हुआ इसलिए से संयुक्त व्यंजन बोला गया। आयोग वाह होता है अन्य और अ, और आयोग वाह जब भी आएगा वो स्वर वर्ण के साथ आएगा। ठीक है। जैसे हम लिखे कंचन, तुम लोग ये मत सोचो ये हो गया कंचन, तो ये मत सोचता कि क पर ये जो बिंदिया है ये तो स्वर वर्ण पर है ही नहीं भाई। स्वर वर्ण पर जैसे क करेंगे क, तो आ लिख के ऐसे करेंगे। ठीक है। जो वर्ण विग्रह वर्ण को अलग अलग करेंगे तो च प्लस अ प्लस न प्लस अ तब बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं असल में ये जो है आयोगवा ये स्वर वर्ण पे ही है। ठीक है। अगला द्विगुण वर्ण, इसको द्विगुण र और ड बिंदिया लगन जो है ना, इसको बोलते हैं द्विगुण वर्ण। ये जब भी आएगा तो शब्द के बीच में आएगा या अंत में आएगा। जैसे अभी लिख के बताए थे आपको सड़क, तो ये र आएगा जब भी तो शब्द के बीच। ठीक है। जैसे कंकड़, ठीक है, कंकड़ तो देखो अंतिम में आया। ठीक है। अगला इसी को बोलते हैं विकसित वर्ण, इसी को बोलते हैं उच्छिष्ट वर्ण, इसी को बोलते हैं ताड़न ताड़न जा। समझ में आएगा। अगला है अरबी वर्ण। कुछ ऐसे वर्ण भी आए हैं जो दूसरे देशों से आए, खास करके अरब से। जैसे क के यहाँ नुक्ता, इसको बोलते हैं नुक्ता। ठीक है। तो ये उसके बाद ग में भी नुक्ता अगर रहेगा तो समझ लेना ये अरबी वर्ण है। ज में भी जो लगा हुआ है अरबी वर्ण है। कभी कभी फ में भी लगा रहता है। ठीक है। अगला है प्रकंपित वर्ण। प्रकंपित वर्ण मतलब पूरा झंझनाहट होती है इसको उच्चारण में। ठीक है। अगला है अमानित वर्ण है कौन? भ। पहले ही दूसरे रूप में लिखा जाता था, अब इसका रूप गया है बदल। पहले लगभग ऐसे लिखा जाता था। ठीक है। लेकिन अब ये बिगाड़ के हो गया ऐसे, अपना रूप छोड़ दिया है, इसलिए इसको बोला जाता है अमानित वर्ण। अगला है पस्त स्वर, आ को बोला जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गया। अब बच गया केवल अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष। तो वो आप ये देख रहे हैं। ठीक है बेटा, बेटा यहाँ तक चलिए ध्यान दीजिए। अगला वर्ण है नाद, गूंज या कंपन के आधार पर। ठीक है। जब बोलते हैं तो कंपन है, उसके आधार पर वर्ण दुई है, एक घोष वर्ण और एक अघोष वर्ण। घोष वर्णों की संख्या है 31, अघोष वर्णों की संख्या है 12। अभी सूत्र लिखल है 345। मतलब ये जो लिखता है क, ख, ग, घ और अंगा। ठीक। तो एक तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण ये कहलाएगा घोष वर्ण। केवल इसका भी नहीं, इस सब से लेके कहां तक? पफ बफा तक। ठीक। और अघोष वर्ण जब भी हो रहा है होगा घोष वर्ण। तो अगर एक आध हो गया तो दूसरा का अपने आप आध हो जाएगा। इसी के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं, टोटल 11। साथ में य, र, ल, व और ह भी आता है। अघोष में मूर्धन्य स, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंडी स आता है। ठीक। उसी प्रकार प्राण वायु के आधार पर
वर्ण को कितने भागों में बांटा गया? 2। अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण 135 कहने का मतलब ये हुआ कि हर स्पर्श वर्ण का पहला वर्ण, फिर से लिखते हैं, क, ख, ग, फिर पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण। केवल इसमें नहीं, इसी प्रकार कहाँ तक? म तक। ये सब कहलाएगा का अल्प प्राण। साथ में य, र, ल, व भी और सभी स्वर भी है अल्प प्राण। ठीक है। उसी प्रकार जब एक आदि होते तो महाप्राण में बच गया कौन? केवल दूसरा और चौथा वर्ण हो जाएगा महाप्राण। इसी के अंतर्गत तालाब और साथ में आ भी आता है। समझ में आई बात? ठीक है। तो मतलब आप देख पा रहे हैं कि ह जो है, ह महाप्राण भी है और घोष भी, ध्यान रखना। उसी प्रकार तीनों स महाप्राण भी है और अघोष भी। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात है।